अध्याय 37 प्रकीर्ण। धारा 474 उच्च न्यायालयों के समक्ष विचारण। जब किसी अपराध का विचारण उच्च न्यायालय द्वारा धारा 407 के अधीन न करके अन्यथा किया जाता है, तब वह अपराध के विचारण में वैसी ही प्रक्रिया का अनुपालन करेगा जिसका सेशन न्यायालय अनुपालन करता है, यदि उसके द्वारा उस मामले का विचारण किया जाता है। 475 सेना न्यायालय द्वारा विचारणीय व्यक्तियों का कमान ऑफिसर को सौंपा जाना। केंद्रीय सरकार इस संहिता से और सेना अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1957, वायुसेना अधिनियम 1950 और संघ के शस्त्र बल से संबंधित तथ्य में प्रवृत्त किसी अन्य विधि से संगत नियम ऐसे मामलों के लिए बना सकेगी जिनमें सेना, नौसेना या वायुसेना संबंधित विधि या अन्य ऐसी विधि के अधीन होने वाले व्यक्तियों का विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा जिसका इस संहिता की लागू होती है या सेना न्यायालय द्वारा किया जाएगा, तथा जब कोई व्यक्ति किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाता है और ऐसे अपराध के लिए आरोपित किया जाता है जिसके लिए उसका विचारण या तो उस न्यायालय द्वारा जिसको इस संहिता लागू होती है या सेना न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, तब ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे नियमों को ध्यान में रखेगा और उचित मामले में से उसे उस अपराध के कथन सहित जिसका उस पर अभियोग है उस यूनिट के जिसका वह हो कमान ऑफिसर को या यथास्थिति निकटतम सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक स्टेशन के कमान ऑफिसर को सेना न्यायालय द्वारा उसका विचारण किए जाने के प्रयोजनों से सौंप देगा। स्पष्टीकरण। इस धारा में यूनिट के अंतर्गत रेजिमेंट, कोर, पोत, टुकड़ी, ग्रुप, बटालियन या कंपनी भी है। सेना न्यायालय के अंतर्गत ऐसा कोई अधिकरण भी है जिसकी वैसी ही शक्तियां हैं जैसी संघ के शस्त्र बल को लागू सुसंगत विधि के अधीन गठित किसी सेना न्यायालय की होती हैं। प्रत्येक मजिस्ट्रेट ऐसे अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति को पकड़ने और सुरक्षित रखने के लिए अपनी ओर से अधिकतम प्रयास करेगा जब उसे किसी ऐसे स्थान में आस्थित या नियोजित सैनिकों, नाविकों या वायु सैनिकों के किसी यूनिट या निकाय के कमान ऑफिसर से उस प्रयोजनों के लिए लिखित आवेदन प्राप्त होता है। उच्च न्यायालय यदि ठीक समझे तो यह निर्देश दे सकता है कि राज्य के अंदर स्थित किसी जेल में निरुद्ध किसी बंदी को सेना न्यायालय के समक्ष लंबित किसी मामले के बारे में विचारण के लिए या परीक्षा किए जाने के लिए सेना न्यायालय के समक्ष लाया जाएगा। धारा 476 प्रारूप। संविधान के अनुच्छेद 237 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन रहते हुए द्वितीय अनुसूची में दिए गए प्रारूप ऐसे परिवर्तनों सहित जैसे प्रत्येक मामले की परिस्थितियों में से अपेक्षित हो उसमें वर्णित संबंध प्रयोजनों के लिए उपयोग में ला सकते हैं और यदि उपयोग में लाए जाते हैं तो पर्याप्त होंगे। धारा 477 उच्च न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति। प्रत्येक उच्च न्यायालय राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से निम्नलिखित के बारे में नियम बना सकेगा। वे व्यक्ति जो उसके अधीनस्थ दंड न्यायालयों में अर्जी लेखकों के रूप में काम करने के लिए अनुज्ञात किए जा सकेंगे, ऐसे व्यक्तियों को अनुज्ञप्ति दिए जाने, उसके द्वारा काम काज करने और उनके द्वारा ली जाने वाली फीसों के मान का विनियमन। इस प्रकार बनाए गए नियमों में से किसी के उल्लंघन के लिए शास्ति उपबंधित करना और वह प्राधिकारी जिसके द्वारा ऐसे उल्लंघन का अन्वेषण किया जा सकेगा और शास्तियों अधिरोपित की जा सकेगी, अवधारित करना। कोई अन्य विषय जिसका विहित किया जाना अपेक्षित है या जो विहित किया जाए, इस धारा के अधीन बनाए गए सब नियम राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। 478 कुछ दशाओं में कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को सौंपे गए कर्तव्यों को परिवर्तन करने की शक्ति। यदि किसी राज्य का विधानमंडल संकल्प द्वारा ऐसी अनुज्ञा देता है तो राज्य सरकार उच्च न्यायालय द्वारा परामर्श करने के पश्चात अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकेगा कि धारा 108, 109, 110, 145
147 में किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देशों का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश हैं। धारा 479 वह मामला जिसमें न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट व्यक्तिगत रूप से हितबद्ध है। कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट किसी ऐसे मामले का जिसमें वह पक्षकार हैं या व्यक्तिगत रूप से हितबद्ध है तो उस न्यायालय की अनुज्ञा के बिना जिसमें उसके न्यायालय से अपील होती है न तो विचारण करेगा, न उसे विचारणा सुपुर्द करेगा, न ही कोई न्यायाधीश मजिस्ट्रेट अपने द्वारा पारित किए गए किसी निर्णय या आदेश की अपील ही सुनेगा। स्पष्टीकरण: कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट किसी मामले को में केवल इस कारण से वह अपने सार्वजनिक हैसियत में संबद्ध है या केवल इस कारण से कि उसने उस स्थान का जिसमें अपराध होना अभिकथित है या किसी अन्य स्थान का जिसमें मामले के लिए महत्वपूर्ण किसी अन्य व्यवहार का होना अभिकथित है अवलोकन किया है, उस मामले के संबंध में जांच की है, इस धारा के अर्थ में पक्षकार या व्यक्तिगत रूप से हितबद्ध न समझा जाएगा। धारा 480 विधि व्यवसाय करने वाले प्लीडर का कुछ न्यायालयों में मजिस्ट्रेट के तौर पर न बैठना। कोई प्लीडर जो किसी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में विधि व्यवसाय करता है उस न्यायालय में या उस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिकता के अंदर किसी न्यायालय में मजिस्ट्रेट के तौर पर न बैठेगा। धारा 481 विक्रय से संबंध लोक सेवक का संपत्ति का क्रय न करना, उसके लिए बोली न लगाना। कोई लोक सेवक जिसे इस संहिता के अधीन संपत्ति के विक्रय के बारे में किसी कर्तव्य का पालन करना है उस संपत्ति का न तो क्रय करेगा और न उसके लिए बोली लगाएगा। धारा 482 उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति। इस संहिता की कोई बात उच्च न्यायालय की ऐसी आदेश देने की अंतर्निहित शक्ति को सीमित या प्रभावित करने वाली न समझी जाएगी और इस संहिता के अधीन किसी आदेश को प्रभावित करने के लिए या किसी न्यायालय की कार्रवाई का दुरुपयोग निवारित करने के लिए या किसी अन्य प्रकार से न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो। धारा 483 न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों पर अधीक्षण का निरंतर प्रयोग करने का उच्च न्यायालय का कर्तव्य। प्रत्येक उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों पर अपने अधीक्षण का प्रयोग इस प्रकार करेगा जिससे यह सुनिश्चित हो जाए कि ऐसे मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों का निपटारा शीघ्र और उचित रूप से किया जाता है। धारा 484 निरसन और व्यावृत्तियाँ। दंड प्रक्रिया संहिता 1898 इसके द्वारा निश्चित की जाती है। ऐसे निरसन के होते हुए भी यह है कि उस तारीख से जिसको यह संहिता प्रवृत्त हो ठीक पूर्व कोई अपील, आवेदन, विचारण या अन्वेषण लंबित हो तो ऐसी अपील, आवेदन, विचारण, जांच, अन्वेषण को ऐसे प्रारंभ के ठीक पूर्व यथा प्रवर्त दंड प्रक्रिया संहिता 1898 उपबंधों के अनुसार यथास्थिति ऐसे निपटाया जाएगा, चालू या रखा जाएगा या किया जाएगा मानो यह संहिता प्रवृत्त न हुई हो। परंतु यह कि पुरानी संहिता के अध्याय 18 के अधीन की गई प्रत्येक जांच जो इस संहिता के प्रारंभ पर लंबित हैं इस संहिता के उपबंधों के अनुसार की और निपटाई जाएगी। पुरानी संहिता के अधीन प्रकाशित सभी अधिसूचनाएं, जारी की गई सभी उद्घोषणाएं, प्रदत्त सभी शक्तियाँ, विहित सभी प्रारूप, परिनिश्चित सभी स्थानीय अधिकारिकताएं, दिए गए सभी दंडादेश, किए गए सभी आदेश, नियम और ऐसी नियुक्तियां जो विशेष मजिस्ट्रेटों के रूप में नियुक्तियां नहीं हैं जो इस संहिता के प्रारंभ के तुरंत पूर्व परिवर्तन हैं, क्रमशः इस संहिता के तत्स्थानीय उपबंधों के अधीन प्रकाशित अधिसूचना, जारी की गई उद्घोषणाएं, प्रदत्त शक्तियां, विहित प्रारूप, परिनिश्चित स्थानीय अधिकारिकताएं, दिए गए दंडादेश और किए गए आदेश, नियम और नियुक्तियां समझी जाएगी। पुरानी संहिता के अधीन दी गई किसी ऐसी मंजूरी या संपत्ति के बारे में जिसके अनुसरण में उस संहिता के अधीन कोई कार्रवाई प्रारंभ न की गई हो, यह समझा जाएगा
कि इस संहिता से स्थानीय उपबंधों के अधीन दी गई और ऐसी मंजूरी या संपत्ति के अनुसरण में इस संहिता के अधीन कार्रवाई की जा सकेगी। पुरानी संहिता के उपबंधों का संविधान के अनुच्छेद 363 के अर्थ के अंतर्गत किसी शासक के विरुद्ध प्रत्येक अभियोजन की बाबत लागू होना चालू रहेगा। जहां पुरानी संहिता के अधीन किसी आवेदन या अन्य कार्रवाई के लिए विहित अवधि इस संहिता के प्रारंभ पर या उसके पूर्व समाप्ति हो गई है, वहां वह इस संहिता की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह इस संहिता के अधीन ऐसे आवेदन किए जाने या कार्रवाई के प्रारंभ किए जाने के लिए केवल इस कारण समर्थन करती है कि उसके द्वारा इस संहिता द्वारा दीर्घतर अवधि विहित की गई हो या संहिता के समय बढ़ाने के लिए उपबंध किया गया है।